नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज़ लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। चर्चा में इस हफ्ते हमारे साथ एक ख़ास मेहमानों का पैनल है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट द हिंदू की शोभना के नायर जुड़ी हैं ऑनलाइन। शोभना, बहुत बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। इसके अलावा हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं मीत अशर, जो कि एनिमल राइट्स एडवोकेट हैं और डायरेक्टर हैं क्रुएल्टी रिस्पॉन्स एट पेटा इंडिया के। बहुत बहुत स्वागत है आपका मीत। शुक्रिया। थैंक यू। और साथ में स्टूडियो में मेरे दो साथी शार्दुल और विकास भी हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत। हेलो। तो आज जो चर्चा में महत्वपूर्ण जो विषय हैं, जिन सब्जेक्ट पर हम बात करने वाले हैं, उनके बारे में जो अ, थोड़ी सी मैं जानकारी दे दूं तो एक बड़ा मसला आया है जो कि सुप्रीम कोर्ट के एक ऑब्जर्वेशन के बाद आया है, और वो है जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, कुत्तों को सड़क पर से हटाने के लिए दिल्ली और एनसीआर में उनको हटाने का एक निर्देश है, उनको शेल्टर में भेजने का निर्देश है। इसके बाद काफ़ी विवाद खड़ा हुआ है। एक एक बड़ा बंटवारा दिख रहा है डॉग लवर्स और जो इसके ख़िलाफ़ हैं, जिनका कहना है कि स्ट्रीट डॉग्स की वजह से सड़कें सुरक्षित नहीं हैं, उनकी वजह से बहुत सारे डॉग बाइट्स की घटनाएं होती हैं। इसके अलावा हमारी आज की बातचीत जो होगी वो एक बहुत जो इस समय जारी एक पॉलिटिकल मुद्दा है, एसआईआर का मुद्दा जो बिहार में चल रहा है, और उसको लेकर जो इलेक्टोरल रोल्स में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं सामने आई हैं। प्लस राहुल गांधी ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की पिछले हफ्ते, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए उन्होंने बताया कि किस तरह से एक वोट चोरी की घटना हो रही है और कई तरीक़ों से चुनावी जो प्रक्रिया है उसको प्रभावित किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन द्वारा जो जारी मतदाता पत्र है उसमें कई तरह की गड़बड़ियाँ हैं, उसमें डुप्लीकेशन है, उसमें फ़र्जी पते हैं, उसमें फ़र्जी फ़ोटो है, उसमें और भी कई सारी चीज़ें हैं। तो ये एक बड़ा चलता इस समय जारी मुद्दा है जिस पर हम बात करेंगे। पूरा पार्लियामेंट सेशन इस मुद्दे के इर्द गिर्द अभी तक एक तरह से डिफंक्ट रहा है, चल नहीं पाई है पार्लियामेंट। जो बाकी सुर्खियाँ हैं वो शार्दुल आप लोगों तक को बताएंगे थोड़ी देर में। बस मुझे एक दो जो जानकारियाँ हैं और आपसे वो मैं साझा करना चाह रहा हूँ। आपको पता है कि अब हमारा ये पॉडकास्ट जो है चर्चा और हफ्ता, ये तमाम पॉडकास्ट अब फिर से एक बार पेवॉल के पीछे हैं। तो इसको सुनने के लिए हमारे साथ शोभना है या फिर मीत हैं, या इस हर हफ्ते जो हमारे साथ मेहमान जुड़ते हैं, इन तमाम लोगों की बातें, इनकी जानकारियाँ, इनके अनुभव को जानने के लिए आपको न्यूज़ लॉन्ड्री का सब्सक्राइबर बनना पड़ेगा, और उस सब्सक्रिप्शन के ज़रिए ही आप पॉडकास्ट को हमारे सुन सकते हैं। हमारा जो एक छोटी सी और जानकारी है, जो इंडिपेंडेंस डे है, और आप सबको बहुत बहुत बधाई। 79वां 79वां स्वतंत्रता दिवस है कल, और उसके एक दिन पहले हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस मौके पर हमारा एक विशेष ऑफ़र चल रहा है स्वतंत्रता दिवस के 79th एनिवर्सरी के मौके पर। और ये याद रखने का एक बहुत सही समय है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया लोकतंत्र की जीवन रेखा है। विज्ञापन पर निर्भर मीडिया जनहित की पत्रकारिता को कायम नहीं रख सकता। सिर्फ आप यानी सब्सक्रिप्शन के दम से जो मीडिया काम करेगा, और वही पब्लिक इंटरेस्ट और लोकतंत्र के हित को बनाए रख सकता है। तो इस स्वतंत्रता दिवस पर हमारा एक विशेष ऑफ़र है। इसको आप अपनी मदद दें, अपनी सहयोग दें। न्यूज़ लॉन्ड्री और द न्यूज़ मिनट का एक साझा सब्सक्रिप्शन है, आप इसे खरीदें। ये विशेष ऑफ़र अभी जारी है, एक सब्सक्रिप्शन पर एक सब्सक्रिप्शन फ्री। तो यह ऑफ़र ज़्यादा दिनों तक तो रहेगा नहीं। इसका फ़ायदा उठाएं और अपने किसी दोस्त, रिश्तेदार या फिर करीबी को न्यूज़ लॉन्ड्री का यह सब्सक्रिप्शन उपहार में दें। स्वतंत्रता दिवस का जश्न और रंगदार हो और रसदार हो, इसके लिए बस आपको इतना ही करना है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। शार्दुल, ये दो तीन चीज़ें। एक और बस छोटी सी बात, हवा का हक, फाइट टू ब्रीथ, हमारा ये कैंपेन अभी जारी है। ये पूरे साल चलने वाला कैंपेन है। आपको पता है दिल्ली और उत्तर भारत के तमाम शहरों की जो हवा है हर साल ख़राब होती है। साल के ज़्यादातर दिनों में ये हवा ख़राब रहती है। इसको बदलने के लिए, इसको सुधारने के लिए, इसमें बदलाव करने की कोई नीयत सरकारों में, जो ज़िम्मेदार संस्थाएं हैं, जो ज़िम्मेदार लोग हैं, उनमें नज़र नहीं आती। तो उनकी जवाबदेही तय करने के लिए और इस समस्या से एक परमानेंट इसका इलाज ढूंढने के लिए हमारा ये कैंपेन है। इससे भी जुड़ें आप।
तो हम अपने अगले और जो कि हमारा आज का पहला महत्वपूर्ण विषय उस पर बात करने शुरू करते हैं, और वो है एसआईआर का मुद्दा। एसआईआर का मुद्दा लगातार चल रहा है, जैसा मैंने बताया कि इसमें पार्लियामेंट लगातार एडजर्न हो रही है इस मुद्दे को लेकर। और जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना अपना आज जो ऑब्जर्वेशन दिया है, उसमें उन्होंने क्या आधार को, शोभना आप ही से शुरू करते हैं, क्या वो आधार को उन्होंने एज अ डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करने के लिए बोला है? कुछ चीज़ें तो क्लियर है, जैसे उसने ये माना है कि एसआईआर करवाने का अधिकार इलेक्शन कमीशन को है, उसमें वो कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। ये जो प्रक्रिया जारी है उसको रोकने का भी उसका कोई इरादा नहीं है, वो रोकेगा भी नहीं। लेकिन डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसके दायरे को बढ़ाया जाना चाहिए, प्लस एक्सक्लूजनरी नहीं होना चाहिए। जो एटीट्यूड है इलेक्शन कमीशन का वो फ्रेंडली होना चाहिए। ये बेसिक बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये जो ऑर्डर आज आया है और कुछ ही क्षणों पहले जो ऑर्डर आया है, ऑपोजिशन इसको बहुत ही ओपन हार्ट से वेलकम कर रही है और काफी, क्योंकि उनका बेसिक जो डिमांड था कि इलेक्शन कमीशन इंक्लूजनरी, जैसे आपने अभी बोला, इंक्लूड करने के बजाय लोगों को एक्सक्लूड कर रहा था और सारा का सारा ओनस वोटर पर और कहीं न कहीं पॉलिटिकल पार्टीज़ पे डाल रहा था कि आप वेरीफ़ाई कीजिए, आप क्या कर रहे हैं? आ आपकी ज़िम्मेदारी है ये पता करना कि आपका वोटर लिस्ट में है कि नहीं है। तो एक सबसे बड़ा जो इसमें मूव हुआ है, जो मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ माँग भी रख रही थी, 65 लाख 65 लाख जो लोग निकाले गए हैं, वो किस वजह से निकाले गए हैं? वो वजह जो है, अगर आपने वो वजह एक जगह पे उनके नाम के अगेंस्ट नहीं लिखी, तो प्रॉब्लम क्या है कि आप ऑब्जेक्शन भी नहीं क्रिएट कर सकते हैं। आपको अभी कहीं न कहीं एक नैरेटिव ये बना रही थी इलेक्शन कमीशन, अगस्त 1 को जब उन्होंने ड्राफ्ट रोल पब्लिश किया, उसके कुछ ही दिनों बाद, मतलब अगले ही 24 घंटे, 48 आवर्स ऑनवर्ड्स उन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया, देखिए हमारी लिस्ट एकदम दुरुस्त है, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं रेज़ किया, राइट। ऑपोज़िशन ने भी ऑब्जेक्शन नहीं रेज़ किया। तो ऑपोज़िशन का तब यही कहना था कि हम ऑब्जेक्शन किस तरह से रेज़ करें? क्योंकि अगर कोई भी एलिजिबल वोटर उस लिस्ट में मौजूद नहीं है, इंक्लूडेड नहीं है, तो उसको कहा जा रहा है कि आप फॉर्म 6 भरिए, आप फिर से अपना नाम इलेक्टोरल रोल में जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कीजिए। कि बिहार एक तो बहुत डॉक्यूमेंट डेफिशिएंट स्टेट है, बहुत कम लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट है, बहुत कम लोगों के पास पासपोर्ट है, बहुत कम लोगों के पास राशन कार्ड है। इन सब के अलावा वो बिहार एक बहुत बड़ा लेबर प्रोवाइडिंग स्टेट है, तो बहुत बड़े पैमाने पर माइग्रेशन है, वहाँ पर लोग जाते हैं वहाँ से बाहर। देश का लगभग कोई ऐसा हिस्सा नहीं होगा जहाँ पर बिहार के मजदूर काम ना करते हों। केरल से लेके, तमिलनाडु से लेके, कश्मीर से लेके, नॉर्थ ईस्ट से लेके, तो बहुत बड़ी संख्या है जो कि लेबर प्रोवाइड कराता है बिहार वहाँ पे। तो उन लोगों के लिए बड़ी स्थिति है कि एक लेबर से आप ये उम्मीद करें कि वो सारा काम जो रोजी रोटी के लिए गया है और वहाँ पे दिहाड़ी पे काम करता होगा, कहीं 400 रुपये 500 रुपये पर डे के हिसाब से, वो सिर्फ अपने वोटर कार्ड को सही कराने के लिए वापस भाग के आएगा अपने जो उसका ज़िला होगा। आपने जो योगेंद्र यादव वाली बात का जिक्र किया, वो तो एक हेडलाइन बन गई क्योंकि वो मृत घोषित थे। पर उनकी एक बात और जो उन्होंने कही, जिसमें कोर्ट ने तारीफ भी करी उस एनालिसिस में, कि इस पूरी एक्सरसाइज में एक भी व्यक्ति जुड़ा नहीं, सब निकले। जो अपने आप में एक विचित्र बात है। इस देश में जहां इतनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ती है, बिहार में सबसे तेजी से जनसंख्या बढ़ती है। जनसंख्या देखा जाए तो बढ़ ही जा रही है, नहीं, उनकी जनसंख्या बढ़ने की दर बाकी सब राज्यों से ज्यादा है। वहां एक भी व्यक्ति नहीं जुड़ा पूरे राज्य की इंटेंसिव एक्सरसाइज में, तो ये चीज़ सही नहीं है। और बाकी तो हमने बात पहले की थी कि समय बहुत कम था, और आप लॉजिस्टिकली सोचिए, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, लोग कहते हैं भाई महीने भर के अंदर किया होगा। अगर 24 जून को वो आदेश हुआ, वो कह रहे थे 25 जून से शुरू हो गया, हर व्यक्ति के लिए 2 फॉर्म चाहिए थे, क्योंकि एक फॉर्म पब्लिक जिसके नाम लिखा जा रहा है उसके पास रहेगा, BLO उसको देगा, एक अपने पास रखेगा अपडेट करने के लिए। ये इतने फॉर्म छपे कैसे? 8 करोड़ से ऊपर वोटर है, 16 करोड़ फॉर्म छपना हिंदुस्तान में, जहां प्रिंटर सरकारी दफ्तर में काम नहीं करते। बिहार के गांव बूथ बूथ तक ये फॉर्म कैसे पहुंचे होंगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे? तो ये अपने आप में बताता है कि इसमें पारदर्शिता नहीं है। और जैसा अभी बताया कि वो दूसरे दिन से चुनाव आयोग ने कहना शुरू कर दिया, ये चीज़
गलत है और इस पारदर्शिता की मांग हम सबको करनी चाहिए। एक तो सर मतलब जो पारदर्शिता की बात है वो तो एक तरफ है। मुझे तक चुनाव आयोग को सबसे पहले जो है वो फंडामेंटली ये सोचना चाहिए कि वो कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो सत्ता में है कि जैसे चाहें वो चीज़ें करते रहें, चीज़ें दबा लें। जैसे आमतौर पर मतलब सरकारों पर इल्ज़ाम लगते हैं कि जैसे डाटा को ही ले लीजिए, मान लीजिए हमारी केंद्र सरकार इतने दिन से डाटा नहीं जारी कर रही या प्रधानमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे। मतलब कहने का भाव ये है कि चुनाव आयोग वैसा संस्थान नहीं है, उसको पता है, उसकी ऑब्लिगेशन है पारदर्शिता की। मगर इस पूरी प्रक्रिया में जो हुआ है वो यही हुआ कि उसी जो ऑब्लिगेशन है उसी को चुनौती देने की कोशिश की गई और अपनी जो सीमाएं हैं जिसमें जो नागरिकता साबित करने का वो दबाव डालना हो नागरिक पर, वो सारी तो वो उस और जो है हमें साफ तौर पर झुकी हुई मतलब जाती दिखी चुनाव आयोग की तरफ से कि कैसे ना कैसे करके हम अपनी शक्तियाँ भी बढ़ा लें और लोगों से ऊपर। जैसे इसमें जो सबसे बड़ी आर्ग्यूमेंट थी जब मैं आज पढ़ रहा था तो उन्होंने कहा कि सर हम सारी सार्वजनिक इसलिए नहीं कर सकते कि प्राइवेसी का इशू है। तो दो ही चीज़ें बची हैं देश में पिछले कुछ सालों से कि या तो प्राइवेसी निजता का अधिकार आड़े आ जाता है या फिर देश की सुरक्षा। और निजता के अधिकार में अभी जो रिसेंटली बिल पास हुए हैं उसमें सरकार कह रही है कि हम आपका फेसबुक ट्विटर अकाउंट और ये वो सब जांच लेंगे इलेक्शन वो हाँ इनकम टैक्स बिल के बहाने, वहाँ आपकी निजता नहीं बची है। हमारा जो अगला विषय है वो हमने जैसा बताया सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन आया था कि सारे दिल्ली और एनसीआर के जो सड़कों पर रहने वाले कुत्ते हैं उनको हटाकर शेल्टर में रखा जाए, उनको सड़कों से हटाया जाए। पहली बात तो अदालतों को ये सोचना चाहिए उनका जो कोई भी फैसला हो वो व्यावहारिक होना चाहिए, वो ज़मीन को समझते हुए हिंदुस्तान की सच्चा असलियत क्या है, उसकी वास्तविक स्थिति क्या है, ज़मीन पर कहाँ ठहरता है। आप इस देश में जिस स्वास्थ्य व्यवस्था पर 4%, 3%, 4% के आसपास जीडीपी खर्च होता है आपका बजट का, स्वास्थ्य उन सरकारी अस्पतालों में अपने देश के लोगों को कायदे की स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं दे पाते। आप किसी भी सरकारी अस्पताल में चले जाइए, सरकारी दवाएं सड़कों बाज़ारों में जाने कैसे कब आती है, कहाँ बिक जाती हैं और लोगों को पर्चा लिखकर डॉक्टर पकड़ा देता है, डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता है, बहुत सारी जांचें नहीं हो सकती। उस देश में अचानक से आप कहते हैं कि इस शहर के 10 लाख कुत्तों को आप शेल्टर में डाल दो। जैसे शार्दुल जी कह रहे थे कि इनको रास्ते के कुत्ते या आवारा कुत्ते कहना सही नहीं होगा, तो कानून में भी इनका टर्म है सामुदायिक कुत्ते यानी कि कम्युनिटी डॉग्स। जो एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स हैं जो भारत सरकार ने बनाए हैं नियम कुत्तों की नसबंदी के लिए, लसीकरण के लिए जी, वो रूल्स के हिसाब से उनमें ये कहा गया है कम्युनिटी डॉग्स या फिर सामुदायिक कुत्ते। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, ये क्यों गलत है। ये मेरे हिसाब से 3 पैमानों पे ये गलत है। पहला, ये ऑर्डर जो है ये अनसाइंटिफिक है, दूसरा ये इम्प्रैक्टिकल है और तीसरा ये ऑर्डर जो दो जज की बेंच का है वो इलीगल है। मैं एक एक करके सारी चीजों को आपके सामने रखूंगा, फिर हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। अनसाइंटिफिक इसके लिए है क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है, उन्होंने 1990 में ये कह दिया था पूरे दुनिया से कि जहां पे भी स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन है और अगर आप स्ट्रे डॉग से निजात पाना चाहते हैं तो आपको उनकी नसबंदी करना, उनका लसीकरण करना और उनको उन्हीं के एरिया में वापस छोड़ना, ये अपनाना पड़ेगा। इसी से उनका पॉपुलेशन कंट्रोल होगा और रेबीज को खत्म किया जा सकता है, रेबीज इरेडिकेशन। राइट। तो जो साइंस है वो 1990 से ऑलरेडी है हमारे पास, जो सालों के रिसर्च के बाद WHO ने इस चीज को पब्लिश किया है। जैसे आपने भी अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि बहुत सारे देशों ने, इनफैक्ट इंडिया के ही कुछ शहरों ने भी इस चीज को इम्प्लीमेंट किया है, सफलता पाई है, क्लियरली पॉजिटिव आउटकम दिखा है इससे। तो ये सक्सेस हो सकता है, ये तो क्लियर है, अभी उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। फेलियर है दिल्ली में, दिल्ली सरकार की, दिल्ली की जो नगर पालिकाएं हैं उनकी, कि उन्होंने इन रूल्स को 24 साल में इंप्लीमेंट ही नहीं किया। एक तो इंसान की सबसे बड़ी जो फैलेसी जिसे कहते हैं ना, फॉली ये है, उसे लगता है हम मालिक हैं इस कुदरत के। हम इस कुदरत के मालिक नहीं हैं, हम इन सबके साथ जीते हैं, हमें बैलेंस बना के जीना पड़ेगा। जो डिसबैलेंस मानवीय एक्टिविटी की वजह से क्रिएट हो रहा है उसका नतीजा है कुत्ते।
कि बहुत पहले अलग हो गए, ये डोमेस्टिकेटेड कुत्ते हैं। अब इंडिया में देखिए, अभी जो गुड़गांव वाला आया था 3 हफ्ते पहले, वो साइबेरियन हस्की घुमा रहा था। अब इनसे पूछो, हिंदुस्तान में जो गरीब और अमीर का अंतर है ना इंसानों वाला, वो कुत्तों में भी है, पेट वाले में भी ये दिखता वो है। कुत्तों में भी है। राइट। उन्हें हिंदुस्तानी कुत्ते नहीं चाहिए जिनकी उम्र ज्यादा है, जो यहाँ के मौसम से ज्यादा एक्लेमेटाइज्ड हैं, जो यहाँ की बीमारियों से इम्यून है, लेकिन वो उतने शानदार नहीं दिखते, तो वो साइबेरियन हस्की लाएंगे। अब उससे पूछो मेरे भाई, जो कुत्ता -40 डिग्री में रहने के लिए इवॉल्व हुआ है, तुम उसे दिल्ली की गर्मी में रख रहे हो, तो वो भनभनाएगा नहीं तो और क्या होगा। डबल कोट होता है हस्की में। मुफ्त में बस इतना ही। अगर आप पूरी चर्चा सुनना चाहते हैं तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप हमारे ऐप पर इस पॉडकास्ट को सुने, और तमाम हमारे जो पॉडकास्ट हैं उसको हमारे ऐप पर सुने। यह गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर सब जगह उपलब्ध है। न्यूज़ लॉन्ड्री किसी भी तरह का विज्ञापन नहीं लेता, ना किसी राजनीतिक दल का, ना किसी सरकार का, ना किसी कॉरपोरेशन का। हम सिर्फ और सिर्फ कोशिश करते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट का जर्नलिज्म करें, पब्लिक जनहित की पत्रकारिता करें, और इसके लिए लोग इसमें इन्वेस्ट करें, लोग पत्रकारिता में निवेश करें। उसका तरीका है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन के हमारे टैग पर जाइए, वहाँ पर अपनी मनचाही रकम पे कीजिए और न्यूज़ लॉन्ड्री का सब्सक्रिप्शन लीजिए, और गर्व से कहिए, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें।